सब। ओम शुरुआत राम प्रणाम। ओम राष्ट्रीय ओम शिक्षक जी, ओम प्रणाम। मुकेश भैया प्रणाम। मुकेश भैया प्रकट हो। ओम ओम प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रकट हो, वीडियो खोलो। नीरज जी ओम। सदर प्रणाम सभी को। कल एब्सेंट रही आप 2 दिन। मैं तो ज्यादातर एब्सेंट ही रहती हूँ। मेरा स्कूल का टाइम रहता है ना जल्दी, तो नहीं मुझे भाई, सारा काम पहले से निपटा के जाना होता है। फाइन ज्यादा हो जाएगा। वो दे दो। अभी हमारे सभी जुड़ गए हैं एक अपने भाई साहब को नीरज जी, शुरुआत कर देते। एक एक भजन भजन सुनाओ। सुनाओ। अभी एक ही स्टैंजा सुनाऊंगी अभी ना। हाँ, जब तक और लोग जुड़ जाते हैं तो तुम करा दो। रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे ये बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर जाएगी ये नजर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। बहुत सुंदर, धन्यवाद। आदरणीय रंजना जी, कल्पना जी को बुलाएं और आज की युग शिक्षक महोदय का परिचय के साथ शुरुआत कराएं। जी जी आदरणीय भाई साहब। जी आज स्वैच्छिक योगाहार कार्यक्रम में मैं सभी महानुभावों का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी संवत 2080 दिनांक 4/5/2023 गुरुवार 732वां हमारा आज का दिवस है। और आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय श्री शरद वर्मा जी उत्कृष्ट कुशल इटारसी, जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से है। मैं उनका तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और आज के योग शिक्षक श्री अजय कुमार जी योगाचार्य, युवा भारत तहसील प्रभारी, गंगानगर राजस्थान से है। तो उनको आमंत्रित करने के लिए मैं आदरणीय बहन कल्पना जी से आमंत्रित करती हूँ। कल्पना जी को बुलाती हूँ, वो आए और आज के हमारे योग शिक्षक को सम्मानित इस मंच पर आमंत्रित करें। अजय वर्मा जी अपने स्वयं अपने बारे में भी बताएंगे और इनके स्टूडेंट जो है वो नेशनल लेवल के लिए सिलेक्टेड होते हैं। नहीं, पहले आपका परिचय कैसे हुआ? आपको कहाँ इनका परिचय आगे? परिचय दीजिए और आप योग कराइए। आ जाइए। जी और जी, सभी को ओम नमस्कार, सुप्रभात। मेरी आवाज आ रही है आप तक सबके पास? जी हाँ, आ रही है भाई साहब। जी जी। और सब आनंद मंगल है, कुशल है एकदम? जी
सभी मंगल कुशल है, सभी यहाँ पर बहुत सुंदर, सभी योग करते हैं, सभी का स्वास्थ्य अच्छा है। हाँ, जो योगी हैं वैसे ही वो तो एकदम कुशल मंगल होंगे ही। उनको तो वैसे पूछने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन स्वास्थ्य बढ़िया है सबका। तो मैं अजय कुमार योगाचार्य, श्री गंगानगर राजस्थान से तहसील प्रभारी हूँ। और अभी यहाँ महिला पतंजलि और युवा भारत, स्वाभिमान भारत के साथ मिलकर और RYS से, NYSF से अभी अभी मैंने ट्रेनिंग की है, जजिंग की। जो गेम होते हैं उनके लिए, जो अभी योगासना स्पोर्ट्स चल रहा है अपना, उसके लिए अभी पटियाला में हमारा 3 दिन का शिविर था, उससे जजिंग की। और राष्ट्रीय वीर पुरस्कार जो दिया जाता है उससे अभी थोड़े समय पहले दिल्ली में से सम्मानित हुआ हूँ। और मैंने योग एंड प्राकृतिक शिक्षा में डिप्लोमा कर रखा है 2019, और उसके बाद MA योग से की। और अभी PhD में निरंतर है, एडमिशन लिया है, अभी शुरुआत हुई है PhD की। और एक छोटा सा कॉलेज है, पंजाब आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल, श्री गंगानगर राजस्थान में ही। तो वहां पे अभी एक असिस्टेंट प्रोफेसर और योग इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। एक यूनिवर्सिटी है पंजाब टांटिया यूनिवर्सिटी, जो विश्व विख्यात और भारत में विख्यात है। उसमें अभी एक नशा मुक्ति केंद्र है, उसके अंदर जो नशा करते व्यक्ति है उनको नशा छुड़ाया जाता है, तो उसमें भी एक लेसन रहता है। और टांटिया यूनिवर्सिटी के अंदर फिजिकल डिपार्टमेंट है जिसमें बीपेड और ये हैं, साथ में योग विषय भी है, उसमें योग में MA करवाते हैं, डिप्लोमा करवाते हैं। तो उनका भी एक पीरियड रहता है मेरा। और एक हमारे स्कूल है, यहाँ इंग्लिश मीडियम है, आपके तो शायद हो ना हो, लेकिन यहाँ है महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें मैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में योग अभ्यास करवाता हूँ नित्य प्रतिदिन। जैसे भी मुझे समय मिलता है, तो महीने में उनकी 20 दिन क्लासेस रहती है, तो वहाँ बच्चों को योग अभ्यास कराता हूँ। अन्य कार्य रहता है कि मेरा महीने में जो स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थाएं और अन्य अन्य विभिन्न जगहें, वहां जाकर मेरा 1 दिन का योग शिविर रहता है, पास के जो गांव हैं उनके अंदर, सब में। तो ये मेरा एक छोटा सा परिचय था। और बहन कल्पना जी से हमारा मिलना हुआ कि हम हरिद्वार थे 10 दिन के योग शिविर में पूर्णकालिक, तो हम वहां गए। और मेरा छोटा सा एक जुनून अंदर से हॉबी रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलूं, कि कैसे मैं लोगों से मिल पाऊं। तो ऐसे करते करते कि वहां लगभग 1500-2000 लोग आए हुए थे, तो उनमें से 1000 लोगों से मेरा परिचय हुआ। और मैं वन बाई सब लोगों से मैं मिला, हर राज्य के हर कोने कोने से जो योगी आए हुए थे, योगिनी आई हुई थी, उनसे मैं आपस में वार्ता की। और योग को कैसे आगे ले जाया जाए, कैसे हमारे बच्चों में लाया जाए, कैसे हमारी संस्कृति को बचाया जाए, कैसे जो पश्चिमी देश के लोग हमारे आज योग शब्द को ही उल्टा कर और अपना रहे हैं, वो हमारी संस्कृति को तो अपना रहे हैं और अपने को अलग अलग प्रकार के ऐसे योगाओं का नाम, अभ्यास के नाम दे के और हमारी संस्कृति को वो खत्म कर रहे हैं। इस बारे में बहुत से लोगों से चर्चा हुई। सभी अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी आए हुए थे, उनसे सबसे मेरा परिचित हुआ, स्वामी जी से भी हुआ, सबसे जो बड़े अधिकारी थे उनसे। तो उसके बीच हमारे बहन कल्पना जी थे, तो हमारी उनसे वार्ता हुई। फिर उनके साथ ही रहे 3 दिन लगातार, इधर कहीं भी गए, करे कुछ कार्य किया, उसके बाद तो हमारा वहां से परिचित हुआ हम। तो अब हम आपकी आवाज नहीं आ रही है बहन जी, आपने म्यूट कर दिया है। योग में आप क्या विशेष बताने वाले हैं, और 1 घंटे 1.25 घंटे में हमको क्या क्या सिखाएंगे, थोड़ा सा ब्रीफ बता के फिर आप प्राणायाम चालू कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगे। अच्छा, ठीक है। आज तो अपने करेंगे कि थोड़े पेट के आसन करेंगे, कोई कमर के लेट के खड़े होके करेंगे और प्राणायाम करेंगे। उसके बाद अपने मधुमेह पर
एक छोटा सा टॉपिक, ज्यादा बड़ा नहीं है, उसके बाद आसन, उसको थोड़ा क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में हम मधुमेह रोग पे हम चर्चा करेंगे। तो अभी क्लास की शुरुआत करते हैं, सभी लोग जुड़ आदरणीय गए हैं। आदरणीय आदरणीय भ्राता जी, क्या ये हमारा जैसे 5:46 हो गए हैं और 7 बजे तक ये क्लास चलेगी, यानी सवा घंटे। और अगर आपका पैकेज अगर दो उसमें हो जाए तो अपन आधा आज करेंगे, आधा कल कर सकते हैं। जी ऐसा हो सकता है तो ठीक है, संभव है। तो आज कल या तो मधुमेह पे ही पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन थोड़ा ये ये तो रहता है कि मेरी मेरी आगे क्लास रहती है, या ऐसा हो सकता है कि ये जो इतने घंटे का सेशन है इसके बीच में आधा सेशन मैं ले सकता हूँ, आधा कोई अन्य व्यक्ति ले सकता है, तो उसे आप दे सकते हैं। क्योंकि मेरी 6:30 बजे क्लास रहती है नेक्स्ट, तो मुझे वहाँ होम विजिट के लिए जाना पड़ता है। आज भी 6:30 बजे है क्या? नहीं, आज तो मैंने डिले किया है उनको, तो आज मैंने 7 बजे तक समय निकाला है। जी, चलिए आज 7 बजे तक करा दीजिए, कल फिर अपन देखते 6:30 तक आप देख लेंगे। आप मधुमेह पे करवा दीजिए, आज मधुमेह पे चर्चा करो ज्यादा से ज्यादा। मधुमेह पे करा दीजिए। अच्छा, मधुमेह पे चर्चा आप कहेंगे वैसे ही है, तो एक बार थोड़ा वार्म अप वगैरह तो हो जाए, या सभी हो चुके हैं वार्म अप? तो एक बार अपनी क्लास शुरू करते हैं, उससे पहले प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। पहले धरती माता और माता पिता को प्रणाम करते हुए, गुरुजन को प्रणाम करते हुए, हम एक छोटी सी प्रार्थना, हमारे योग में बताई गई है कि क्लास शुरू करने से पहले एक, और हमारी संस्कृति में बताया गया है कि कुछ न कुछ एक प्रार्थना कैसे ही रूप में हो, चाहे विचार, चाहे शब्द, चाहे गीत के माध्यम से कोई भी हो, वो प्रार्थना शुरुआत करते हैं हम एक प्रार्थना। आप अगर आता है तो पीछे दोहराएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आपको सबको आता ही होगा। तो आंखें बंद करें, कमर सीधी, पहले 5 बार लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। ओम तीन बार दोहराएंगे। ओम संगच्छद्दं संवदध्वं सर्वो मनांसि जानतं देवभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े, धीरे से अपने चेहरे पे लगाएं और मुस्कुराते अपनी आंखें खोलें। तो अपने एक बार थोड़े वार्म अप हो जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट मधुमेह पे ही जो आसन है उनके बारे में, ये कैसे व्यक्ति में प्रवेश करता है, कैसे हम उसका उपचार कर सकते हैं, थोड़ा आयुर्वेद के अनुसार भी कुछ घरेलू चीजें और कुछ नियंत्रण अभ्यास के माध्यम से भी अपने उसको व्यस्त कर सकते हैं। तो एक बार सभी खड़े हो जाते हैं, तो वार्म अप करेंगे, धीरे धीरे पैरों को हिलाएंगे ऐसे। योग ही एक माध्यम है ऐसा कि जिससे हम स्वस्थ भी रह सकते हैं, मन को भी स्वस्थ कर सकते हैं, और हमारे परिवार और समाज को भी हम स्वस्थ कर सकते हैं। आज सब दुनिया ने मान लिया है कि योग के माध्यम से
सब कुछ संभव है। नेक्स्ट, हम धीरे धीरे जैसे इस समाज और इस युवा पीढ़ी को जब देख रहे हैं, तो आज छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, तो वो सब बच्चे मोबाइल की ग्रस्त में हैं, कोई फास्ट फूड के चक्कर में हैं, तो सब के सब योग को जानने से सब दूर ही दूर जा रहे हैं। ये हमारी संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तो हमें इसको बचाना है। इसको बचाने का एक ही माध्यम है कि हम पहले तो परिवार से ही शुरू करें, उसके बाद धीरे धीरे समाज में, समाज के बाद जो समाज में युवा रह रहे हैं, इनको एकत्रित करके, संगठित करके पूरा उनको जगाना होगा। अन्यथा सभी आज की जो युवा पीढ़ी है वो पूरी नशे के ग्रसित में हो रही है। बहुत से आप सुन भी रहे हैं समाज में कि क्या हो रहा है, तो उसके लिए भी हमें बहुत प्रेरित रहना पड़ेगा। योग को तो हमारे विषय में जोड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा बहुत कुछ अनर्थ दिखाई दे रहा है आज इस समाज में भी। मेरी आवाज तो प्रॉपर आ रही होंगी बहन जी? कट कट के आ रही थोड़ा सी आवाज, अब बीच बीच में बंद होते जा रहा है। ये थोड़ा नेटवर्क इश्यू होगा या तो, नहीं, लेकिन आपको मेरे पास कल्पना जी आपका नेटवर्क खराब होगा, वैसे हमें पूरी आवाज आ रही है और पूरा सीन दिख रहा है। हाँ ठीक है भाई जी, आप ठीक है फिर, चालू रख- ठीक है, हाँ ठीक है फिर। त्रिकोणासन करेंगे 5 बार। ये आसन जो यौगिक जोगिक में भी आता है और आसन के रूप में भी इस आसन को हम बोलते हैं। जिनकी ज्यादा कमर दर्द है वो न करें। वैसे मुझे लगता है कि जो क्लास में जुड़े हैं वो सब स्वस्थ हैं, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। अब अर्ध कटी चक्रासन करेंगे, पीछे की ओर घुमाएंगे, हाथ घूमेंगे। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का ये एक पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक योग की ऐसी अलग जगह है कि आज हमें धीरे धीरे कहीं न कहीं दिख रहा है कि योग का महत्व, योग से हम क्या क्या कर सकते हैं। योग से तो हम स्वास्थ्य में सुधार तो कर ही सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ रह सकते हैं, और हमारा पूरा मन, शरीर, बुद्धि और विवेक के साथ हम आगे भी बढ़ सकते हैं। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। उसके बाद दोनों पैरों के बीच में खोलेंगे और स्ट्रेचिंग की थोड़ा अभ्यास करेंगे। दोनों पैर को खोल के दबाव देंगे, ऐसे जितना संभव हो, जितना आप कर पाए पर्याप्त मात्रा में उतना ही आप करें। योग से हमारा पूरा दिन, अगर हम व्यायाम और प्राणायाम करते हैं तो पूरा दिन स्वस्थ रहते हैं और ऊर्जावान रहते हैं। हम योग से ही पूरे दिन की जो ऊर्जा होती है वो बनाए रखते हैं। कोई कार्य कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसके लिए प्राणायाम और थोड़े आसन अभ्यास हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये हम करेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास लेंगे। आज घर घर में सब
छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग सभी के किसी न किसी प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रखे हैं। उसका कारण कि हम हमारी प्राचीन पद्धति योग, साधना और आध्यात्मिक को धीरे धीरे छोड़ते आ रहे हैं और फास्ट फूड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसका ये एक महत्वपूर्ण कारक है। लंबी गहरी श्वास लें, 10 से 15 बार, शरीर को एकदम रिलैक्स करें। श्वास की आवाज धीमी, एकदम रिलैक्स। स्वामी जी तो कहते हैं कि आप लगातार अपने अभ्यास करते रहें कि योकिंग जोकिंग, सूर्य नमस्कार सभी करते हैं, लेकिन योग में आसनों का महत्व और जो करते हैं योकिंग जोकिंग में तो चलता है, लेकिन जो आसन हम करते हैं उन आसनों के बीच आसन उसी को बोला गया है कि जिस आसन के बाद हम जिसमें स्थिर हो चुके हैं और एकदम रिलैक्स रह सकें, जिसमें किसी प्रकार का कोई पसीना हमें न आए, हमारा शरीर किसी प्रकार की कठिनाई में या तनाव में न आए, हम उसको आसन के रूप में और उसको योग कहा गया है। रिलैक्स। अगर इजाजत है तो 2-4 सूर्य नमस्कार करें। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार करते हैं। 5-5 कर लें सभी। सूर्य नमस्कार से हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं उन चक्रों पे सब पे प्रभाव पड़ता है और जो हमारी ग्रंथियां हैं उन ग्रंथियों पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर हम दिन प्रतिदिन रोजाना सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो हमारे जो मूलाधार से लेके सहस्त्रा, मणिपुर, आज्ञा चक्र के जो है सब चक्र उनसे खुल जाता है। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। ये एक औषधि नहीं बल्कि ये हमारे रोगों को रोग मुक्त करता है सूर्य नमस्कार। तो हमें ये हमारे दिनचर्या में जरूर करना चाहिए। जिनसे सूर्य नमस्कार नहीं होता है, किसी कमर दर्द या उठ नहीं पाता या शरीर बहुत भारी है, मोटा आदमी है, तो उसके लिए ये आप चेयर पे भी इसको सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। संभव सब कुछ है आज के इस दुनिया में, कैसे किया जाए। धीरे धीरे जैसे जैसे योग और विज्ञान हमारे देश में बढ़ रहा है वैसे ही हम हमारे आसनों को भी सुधार करते जा रहे हैं। उन आसनों के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ, परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले तो परिवार से ही शुरू करें, अपने बच्चों से, अपने साथियों से ही इस योग की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे समाज में जाएं। अभ्यास, रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास 2 बार लें। लंबी गहरी श्वास, धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाएं, जैसे आपको ठीक लगे। लंबी गहरी श्वास लें। आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे मधुमेह रोग पे। तो क्या है कि मधुमेह रोग हर व्यक्ति को आजकल हो रखा है। साथ साथ में धीरे धीरे कपालभाति करते रहें और तेज नहीं करना है। अगर किसी को पेट की समस्या, जैसे किसी की हर्निया की समस्या है या उक्त
रक्तचाप है वो व्यक्ति धीरे करें, एकदम धीरे श्वास 1 सेकंड में एक बार लें। तो साथ साथ आप कपालभाति कर सकते हैं। तो साथ साथ में, लेकिन वज्रासन में न बैठे, कपालभाति करते समय एकदम अलाथी पलाथी मार के ही कपालभाति करना चाहिए, क्योंकि वज्रासन में जब कपालभाति करते हैं हम, तो क्या रहता है कि रेक्टम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो रेक्टम पे जब प्रभाव पड़ता है तो पाइल्स वगैरह की समस्या होती है। तो इसलिए एक सुख आसन में या जैसे भी हैं अपने उस आसन में बैठकर करेंगे। मधुमेह रोग के बारे में बता रहा था, ये हमारे रक्त की जो शर्करा होती है उसके अंदर ये फैलता है। तो क्या रहता है कि शर्करा की मात्रा में जब हमारे अंदर एक जो इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो ये मधुमेह का रूप ले लेती है, जिसे आज डायबिटीज बोलते हैं। छोटे छोटे जन्मते ही जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर हो जाती है। एक पैनक्रियाज नामक ग्रंथि होती है जो हमारे शरीर में क्या करती है, पूरा ग्रंथि से ही जो हार्मोन स्राव होते हैं उसमें अनबैलेंस कर देती है। उससे हमारे शरीर में मात्रा बढ़ जाती है, इंसुलिन की घट भी जाती है, तो उससे मधुमेह रोग हमारे होते हैं। लेकिन दैनिक जीवन में अभी एलोपैथी के पास तो कोई इलाज नहीं है, बस सुबह टेबलेट लें, शाम को टेबलेट लें और आप बस लेते रहें। मतलब खूब ऐसा चल रहा है। लेकिन योग एक माध्यम है कि खत्म तो नहीं कर सकते, अपूर्ति इसको अपने कम कर सकते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे निरंतर, तो वो अभ्यास हमारा होता रहेगा, उससे हम कम कर सकते हैं। और डायबिटीज का वैसे मुख्य 2 कारण होते हैं हमारे। एक जुवेनाइल, ये जो क्या होता है छोटे बच्चों में होता है। क्या कारण होता है, जो छोटे बच्चों में होता है उसमें होता है। तो एक होता है कि मैच्योरिटी अनसेट, जो ये 2 है, इसके 2 कारण है, ज्वाइन और जो बच्चों में होता है और जो बड़े होते हैं उनमें मैच्योरिटी अनसेट रहता है। तो डायबिटीज है जो प्रौढ़ावस्था में भी हो सकता है, छोटे बच्चों में भी हो सकता है, ये किसी में हो सकता है। जब ज्वाइन की वजह से आनुवंशिकता, जो मानो कि अपने जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें जो होता है वो जुवेनाइल एक होता है, हार्मोन्स कह सकते हैं, एक नाम दिया गया है कि जो छोटे बच्चों में होता है उसको जुवेनाइल के कारण होता है, उससे ये उसमें होता है। तो उसके अनबैलेंस के कारण होता है। जब मैच्योरिटी होती है, अनसेट होता है, मुख्य कारण होता है ना, उसके कारण भी ये अधिक मानवों में फैलता है। और अक्रियाशील होने के कारण हमारे जीवन शैली में ये बहुत प्रभाव डालता है। तो इसके लिए अभ्यास एक देखा जाए तो शुरुआत में जो हम कोई कर नहीं पाते हैं, कोई मानो कि अब किसी से वज्रासन में बैठा नहीं जाए तो अब उसको क्या किया जाए, तो इसकी एक धीरे धीरे शुरुआत रहती है कि हम उसे कैसे करवा सकते हैं, कैसे नहीं करवा सकते। अन्य कोई ऐसा हो कि जिससे कर भी नहीं पाए, कोई आसन अभ्यास कोई कर नहीं पाए, तो उसको हम इस बीमारी से राहत करने के लिए क्या करवाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे संधि संचलन, मैं एक बार थोड़ा सा विवरण डाल देता हूँ कि क्या क्या हम कर सकते हैं उसके लिए। संधि संचलन कर सकते हैं, उदर के जो है धीरे धीरे करवा सकते हैं, उदर के रोग जो अभ्यास होते हैं, जो क्रिया होती है उसको भी हम करवा सकते हैं। ताड़ासन, अगर व्यक्ति खड़ा होकर नहीं कर सकता है तो उसको ताड़ासन हम लेट के भी करवा सकते हैं। आज ऐसा है जैसे परम श्रद्धेय स्वामी जी ने इंटीग्रेट योगा चला रखा है, वैसे ही हम ये चीजें अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर नहीं कर सके तो उसको हम लेटा कर भी थोड़ी थोड़ी हिस्से में आसनों को बांटकर और उसको हम करा सकते हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन अभी अपने किया ही था, वो हो गया। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं हम। हलासन, सर्वांगासन, ये भी हम कर सकते हैं। मस्तेंद्रासन बोलते हैं, अर्ध मस्तेंद्रासन बोलते हैं, उसको भी हम इसमें हम कर सकते हैं। और प्राणायाम का तो बहुत महत्व रहता है हमारे शरीर में, बहुत ही महत्व रहता है। भस्त्रिका हो गया, शीतली हो गया, और कपाल भाती हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, ये प्राणायाम भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं मधुमेह रोग के लिए। और भी खूब क्रियाएं रहती है इसके अंदर, हम इन कितनी बार करें ये भी एक रहता है कि कोई व्यक्ति कर न पाए तो
उसको हम कितनी बार करवा सकते हैं। अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो वो इनके जो चक्कर है वो 5 बार कर सकता है, 3 बार भी कर सकता है। कोई जैसे मानो ताड़ासन है, उस ताड़ासन को आप 3 बार करेंगे, होल्डिंग के साथ लंबा गहरा श्वास करेंगे तो उसको भी हम कर सकते हैं। तो और षटक्रम देखो, योग का ही एक हिस्सा माना जाता है शरीर को शुद्ध करने के लिए। तो षटक्रम के माध्यम से भी हम इसको, हमारे शरीर की जो सफाई है वो हम कर सकते हैं। जैसे जलनीति से भी इसका प्रभाव पड़ता है, और वमन से भी करता है कि पेट के अंदर जो होता है उसको वमन करके भी निकाल सकते हैं। और शुद्धि क्रिया में कपाल भाती को भी जोड़ा गया है, तो हम कपाल भाती के माध्यम से भी कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा जो है, अगर ये भी कोई व्यक्ति कर न पाए, कोई आसन न कर पाए, कोई प्राणायाम भी नहीं कर पाए, तो इसके लिए एक बहुत बड़ी, हमारे ग्रंथों में भी कहीं लिखा गया है कि हमारे शरीर में चक्र होते हैं, जो मूलाधार से लेकर मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र, सहस्त्रा तक, ये चक्र हमारे शरीर में हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। तो एक मणिपुर चक्र जो पेट के जो कार्य करता है, नाभि के क्षेत्र में कार्य करता है मणिपुर चक्र, उस चक्र के माध्यम से हम इस रोग से भी मुक्त हो सकते हैं। रोजाना इसका ध्यान, मेडिटेशन सिर्फ मणिपुर चक्र पर करेंगे तो इसका भी हमें अभ्यास कर सकते हैं। छोटा सा जो उपयोग करके देखेंगे हम इस मणिपुर चक्र पे, अगर डायबिटीज की कोई हो तो 10 मिनट का सेशन है। तो हम पहला संधि संचलन करते हैं, धीरे धीरे दोनों पैरों के कर लेते हैं। पहले आराम से दोनों पैर सामने करेंगे और उंगलियों को हिलाएंगे। ये भी श्वास के साथ करें तो बहुत अच्छा रहता है कि श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हैं तब उंगलियां नीचे की ओर, श्वास लेते हैं तब उंगलियां ऊपर की ओर पूरी। उसके बाद श्वास के साथ ही पूरा पंजा, श्वास छोड़ते हुए पंजों के आगे और झुकाना, श्वास भरते हुए पंजों के पीछे की ओर झुकाना। यह व्यक्ति लेट के भी कर सकता है इस अभ्यास को। इनसे हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उस पर पूरा खिंचाव पड़ता है, ये कई काम कर जाता है। संधि संतुलन हमारे जो हाथ और पैर के होते हैं, घुटनों में दर्द होता है तो उनके लिए भी ये अभ्यास रहते हैं। उसके बाद पूरे पैर को, जो दोनों पंजे हैं उनको घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे श्वास के साथ ही। श्वास लेते हैं तो ऊपर, श्वास छोड़ते हैं तो नीचे, श्वास भरते हैं तो ऊपर की ओर घुमाना है। ऐसे पैरों के अभ्यास करना है। अब दूसरी साइड करेंगे, लेकिन करें श्वास के साथ, क्योंकि योग में श्वास का बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। हम अभ्यास क्यों करते हैं? स्वस्थ रहने के लिए। जब स्वस्थ कैसे रहेंगे? जब हमारी प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति जब बढ़ेगी तो हम स्वस्थ रह पाएंगे, हम ऊर्जावान रह पाएंगे। तो हमें बचाना किसको है? प्राण ऊर्जा को बचाना है। ये शरीर तो नाशवान है, ये तो ऐसा ही जो मिला है, इसको तो बीमारियों से ग्रसित रहना है। अगर हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा नहीं होगी तो हम कैसे इसको स्वस्थ कर पाएंगे? धीरे धीरे घुटने को ऐसे थाइस पर रखकर अप डाउन करें 5 बार। तो प्राण ऊर्जा का महत्व है, और प्राण ऊर्जा के बगैर तो कुछ भी नहीं है। अगर आज हमारे में श्वास नहीं हो तो कौन हमें रखता है? अगर घर में भी 100 आसन की निद्रा में कोई व्यक्ति हो तो उसको कहते हैं कि बस आज और कल ले जाएं, कोई नहीं रखता है। तो इसलिए प्राणों का ही महत्व है। जिसके प्राण नहीं, श्वास नहीं, वो व्यक्ति किस काम का? तो इसलिए जो भी आसन करें, कम करें, लेकिन श्वास के साथ करें तो बहुत अच्छा रहता है। हर आसन, हर अभ्यास श्वास लेते हैं तो जैसे कि ये कर रहे हैं अभी संधि स्थल पैरों के, श्वास भरते हैं तो ऊपर, श्वास छोड़ते हैं तो नीचे, श्वास लेते हैं तो ऊपर, श्वास छोड़ते हैं नीचे। अब बटरफ्लाई करेंगे।
रिलैक्स। उसके बाद दोनों पैर ऐसे फोल्ड करेंगे घुटनों से, दोनों हाथ कंधों के बराबर पीछे, लेफ्ट राइट करेंगे। जैसे हम मरकट आसन करते हैं वैसे कमर को बेंड करेंगे। देखो इसमें भी हमारे पेट पे प्रेशर पड़ता है, ये भी हमारे मधुमेह डायबिटीज के लिए बहुत लाभकारी है। ये रिलैक्स के लिए भी रहता है और ये संधि संचलनों में भी आता है। ये भी श्वास के साथ, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए दोनों पैर ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। हमेशा हमें अपने मन को आध्यात्मिक मार्ग में, योग मार्ग में लाते हुए ही हमें अपने समाज में कार्य करना है। और जब हम मन से स्वस्थ हो जाएंगे तो हमारी बुद्धि और हम विवेक से हम कार्य करेंगे। आज के समय में जिनको मोटापा है वो तो पूर्णतः ही मधुमेह रोग से ग्रसित ही है। ये कुछ कारण रहते हैं मधुमेह होने के। कहते हैं कि मीठा खाने से मधुमेह बढ़ता है, कम होता है। ये सब चीनी बंद करवा देते हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आपके हार्मोन अनबैलेंस हैं तो उसको कंट्रोल तो आप कैसे करेंगे? वो एक माध्यम योग ही है जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं। अब दोनों पैर सामने करेंगे और एक पैर को ऐसे अप डाउन करेंगे। अब दोनों पैर को एक साथ में, रिलैक्स। अब हम शुरुआत करते हैं, पहले ही मंडूक आसन से शुरुआत करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण और पेट के लिए और डायबिटीज के लिए तो एक रामबाण औषधि के रूप में माना जाता है। तो अपने वज्रासन में बैठेंगे, जिनसे जितना हो पाए उतना ही करें। अगर हर्निया की शिकायत हो, किसी हृदय से संबंधित कोई समस्या हो, या किसी का ऑपरेशन हुआ हो, या गर्भवती महिलाएं या जो गर्भ धारण किए हुए हैं वो महिलाएं इसको बिल्कुल भी न करें, उसको पूर्णतः वर्जित है। क्या करेंगे? दोनों हाथ की मुठ्ठियां बंद करेंगे और नाभि के पास लगाएंगे, श्वास भरेंगे और पूरा श्वास खाली कर कर आगे की ओर झुकेंगे। लंबी, उसके बाद लंबी गहरी श्वास लेते रहेंगे। जितना संभव हो उतना इस अभ्यास को करना है। और डायबिटीज है, इससे हमारे मूत्र मार्ग के माध्यम से जो घाव हो जाते हैं। पीछे जाइए, अच्छा से दिखाई देगा। थोड़ा सा पीछे जाइए काइंडली, अच्छा से दिखाई देगा। अभी दिखाई दे रहा है? दोबारा श्वास भरें, आगे की ओर झुके। अभी परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इंटीग्रेटेड योगा चला रखा है। इसमें हम कपालभाति का ही उपयोग कर सकते हैं।
देखो ये कपालभाति एक शुद्धि क्रिया के रूप में मानी गई। आसनों में इसका कहीं वर्णन नहीं मिला, लेकिन ये कपाल को शोधन करते हुए हमारे पेट को, पूरे शरीर को शोधन करता है, ये शुद्ध करता है। ये कपालभाति का इसीलिए तो महाराज जी कहते हैं कि 99% रोग कपालभाति से कपालभाति से ही खत्म हो जाते हैं और अनुलोम विलोम से ही खत्म हो जाते हैं। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं, सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि आप कोई भी आसन करते हैं तब कपालभाति के माध्यम से ही करें, इंटीग्रेटेड योगा। तो अभी हम एक बार तो सिंपल ही मंडूक आसन करेंगे, अगली बार करेंगे तब कपालभाति के साथ करेंगे। रिलैक्स। ये आप 1 मिनट से लेकर 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, कितनी मिनट भी इसको अभ्यास कर सकते हैं। अब दूसरा, लंबी गहरी श्वास लें 2 बार। अब दोनों हाथ की हथेली खोलनी है आपको, फिर बाईं ऊपर दाईं नीचे लगाकर और पेट पे रखनी है। श्वास भरनी है, श्वास पूरी बाहर खाली छोड़कर आगे की ओर झुकना है। आसनों का कोई समय नहीं है, आप 1 मिनट से लेकर जब तक रह सकते हैं तब तक आप एक आसन में रह सकते हैं। इसीलिए तो आसनों का नाम आसन दिया गया है। आसन का अर्थ यही है कि आप स्थिरता रहें, एक आसन के समान आप हिले डुले न, वही तो एक आसन है। अगर आसन करते समय कोई पसीना आता है तो वो आसन नहीं माना गया। योग में हमारे ग्रंथों में हठ प्रदीपिका, गहरेट संहिता, इनमें सब में वर्णन किया गया है कि योग जो आसन है, अभ्यास है, उनमें आपके कभी पसीना नहीं आएगा। उसी को तो आसन कहा गया है। अगर पसीना आता है तो वो तो एक, आज के समय में जो ये योगा चल रहे हैं, एक्रो योगा, पावर योगा, प्राणा योगा, वीर योगा, बहुत पता नहीं कितने कितने प्रकार के योगा चला दिए गए हैं। ये उनका एक पार्ट, और योग जो हमारी संस्कृति है उसको बदनाम किया जा रहा है। अगर सही वास्तव रूप में योग को देखा जाए तो एक योग साधना है, बहुत बड़ी साधना है, जो हमारे मन को और अंत इंद्रियों को स्वस्थ रखती है। जब हम अंत इंद्रियों के द्वारा हम स्वस्थ हो जाते हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। रिलैक्स। 2 बार लंबी गहरी श्वास लें। अब एक बार हम करेंगे वापिस मंडूकासन, 20 स्टॉप, उसमें करेंगे हम कपालभाति के। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ की हथेलियां नाभि पर लगाएं, पेट पर, और श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए आगे और झुकें। इसमें हम कपालभाति करेंगे 20 स्टॉप। रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास 2 बार। अब एक बार मुट्ठियां बंद कर कर करेंगे, दोनों मुट्ठी बंद करेंगे, नाभि पर पेट पे लगाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे। और कपालभाति इसमें भी करेंगे। ये पैर चिपका के रखना है कि चौड़े रखना है? घुटने? हाँ जी, घुटने चिपका के रखना है। घुटने हाँ चिपका के ही रहेंगे ना। वज्रासन में बैठेंगे तो अपने आप ही वो तो पास में ही रहेंगे। नहीं, ऐसे चौड़े भी होते हैं ना, ऐसे और ऐसे करना है, कैसे करना है? नहीं नहीं, चौड़ाई क्यों रखने हैं? चौड़ाई कैसे? नहीं, एकदम वज्रासन में बैठेंगे तो वज्रासन होता है दोनों घुटने मिले होंगे। वज्रासन में बॉडी एकदम स्ट्रेट रहती है, पंजे पीछे जो हमारे अंगूठे हैं वो एक दूसरे से मिले होते हैं, और हमारे जो हिप्स होते हैं वो अंगूठों उस पे एड़ियों के ऊपर रहते हैं।
थोड़ा सा पीछे जाएंगे या फिर कैमरे को सामने कर देंगे तो पूरे दिखेंगे आप। अब ऐसे अब पूरे दिख रहे हैं। ऐसे अगर ऐसे करेंगे, बॉडी ऐसे सीधी रहती है, ये पूरा पंजा ऐसे फ्लैट रहता है, दोनों अंगूठे हैं वो मिले होते हैं, और फिर मानो कि मंडूकासन करना है। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना। ये स्थिति रहती है इसमें पूर्णतः, क्योंकि वज्र आसन का मतलब ही है कि हम वज्र के समान एक जगह रहे। तो ये था मंडूकासन। मंडूकासन के ये हमारे डायबिटीज के लिए भी महत्वपूर्ण है, और पेट की जितनी भी समस्या है उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है, मंडूकासन। अब धीरे से दोनों पैर सामने करके एक बार थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद हम करेंगे मस्तेंद्र आसन, अर्ध मस्तेंद्र आसन करेंगे। कोई भी पैर दायां से बायां एक पैर फोल्ड करेंगे। उसके बाद पहले दायां पैर फोल्ड करेंगे और बायां हाथ उठाएंगे और दाएं पैर के अपोजिट में इसको दूसरे पैर से पकड़ेंगे। जिसे संभव हो वो पकड़ें, अन्यथा वो आप ऐसे कर सकते हैं। ट्विस्टिंग देनी है और पीछे की ओर देखना है। हमारा जो पैनक्रियाज पर दबाव प्रेशर पड़ेगा, पेट पर जो प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि इसमें ट्विस्टिंग होती है। अगर हम ऐसे घूमेंगे तो हमारी ये जो बॉडी होती है वो पूरी ट्विस्ट होगी तो हमारे पैनक्रियाज पे प्रभाव पड़ेगा तो ये हमारे पेट के लिए, जिसको गैस बनती है, डायबिटीज है और अन्य विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं, किसी को फैट है, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। जितना संभव हो उतना होल्ड रखें। रिलैक्स। दूसरा पैर उसको सामने करेंगे, दूसरा पैर फोल्ड करेंगे। श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए एक हाथ ऊपर उठाएं और उसके अपोजिट साइड में लेकर जाएं। अगर संभव हो तो पैर पकड़ सकते हैं, अन्यथा आप यहीं इसको इस हाथ से इस घुटने के पास लगाकर और पूरा ट्विस्ट कर सकते हैं, जिससे पकड़ा जाए वो अच्छे से इसको पकड़ भी सकता है। अब इसको हम जितना होल्ड रखेंगे उतना ही महत्वपूर्ण है। आसन का ये नहीं है कि हमने 50 बार कर दिया, 20 बार कर दिया। आप करें एक ही बार, लेकिन उसको हम स्थिरता के साथ, उसमें हम कितनी देर रख सकते हैं, उसमें हमारा संतुलन कितनी देर बन सकता है, उसमें ही आप रहें तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि जब तक हम किसी आसन में स्थिरता के साथ, संयमता के साथ, सहजता के साथ उस आसन में रुकते नहीं हैं, तब तक हमारी कोई बॉडी और कोई पार्ट्स, हमारे जो चक्र हैं, उन पे किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम ऐसे किया, वापस दूसरा ऐसे किया, एक एक सेकंड बाद बदलते रहे, तो हमारे कैसे प्रभाव पड़ेगा बताओ। किसी न किसी हमारे जो अंदर के जो अंग हैं उनमें प्रभाव तो पड़ना चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे अभी। उनको पता चलना चाहिए कि हम कुछ आसन कर रहे हैं, एक एक अंग को पता चलना चाहिए और उस अंग को महसूस करना चाहिए कि इस आसन के माध्यम से कौन कौन से ऑर्गन्स पे प्रभाव पड़ रहा है। जैसे इसमें ट्विस्ट होते हैं तो कंधों पे भी प्रभाव पड़ता है, घुटनों पर भी थोड़ा, अगर कोई पकड़ता है तो उस पर खिंचाव रहता है, पगथली, पेट में भी कौन सी साइड इसमें ट्विस्ट करते हैं तो कहाँ ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तनाव रहता है, और कौन सा इसमें महत्वपूर्ण चक्कर जागृत होता है। देखो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम कोई भी आसन करते हैं तो वो आसन एक किसी न किसी चक्कर पे बहुत प्रभाव डालता है, और चक्कर ही हमारे महत्वपूर्ण है। जो ऋषि मुनि हुए उन्होंने क्या किया,
आसन किए, आसनों को सिद्ध किया। जब आसनों में निरंतर 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 दिन ऐसे लगातार बैठे रहे तो उनके चक्कर अपने आप जागृत हो गए। तो चक्रों का भी बहुत महत्वपूर्ण है इसमें कि चक्र कैसे जागृत होते हैं। हमें ये पूरा एक, जैसे विज्ञान आगे बढ़ रही है वैसे एक आसन पे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मेरे अभी 3 डायबिटीज के पेशेंट थे, मैंने उनको 40 मिनट एक एक आसन करवाया है, एक आसन 40 मिनट करवाया है। 1 मिनट से उस व्यक्ति की शुरुआत हुई थी और वो 40 मिनट तक ये आसन अभ्यास, जैसे मंडूक आसन 20 मिनट लगातार, 10 मिनट कपालभाति के साथ, जिसने कभी किया नहीं, उसकी 1.5-2 महीने के अंदर शुगर का जो लेवल था वो बहुत कम हो गया। हमारे घर में मेथी होती है, मेथी भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मेथी को हम शाम को भिगो के छोड़ते हैं कांच के गिलास में या मिट्टी के बर्तन में, तो सुबह उसको पानी को सुबह सुबह पानी पिएं और उसको चबा चबा कर खाएं, उसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। रिलैक्स। ये एक बार दूसरी साइड से और करेंगे। ये हमारे सारे के सारे उसी के ही आसन हैं मधुमेह डायबिटीज के लिए। देखो ये एक आसन पता नहीं कितने रोगों के लिए रामबाण है। लेके चलते हैं एक डायबिटीज, लेकिन क्या रहता है कि कहाँ कहाँ इस पे प्रभाव पड़ता है। अंगूठे से लेकर हमारी शिखा है वहां तक एक एक अंग पर अगर हम विचार करें और उसको करें तो हमें पता चलता है। एक बार और करें। और इसमें भी हम कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति इसमें भी आसान हो सकता है। जैसे अभी इसी आसन में मानो कि आपने 10 टोक लगाने हैं तो हो जाएगा। इससे देखो डबल प्रेशर पड़ता है, दोहरा कि हम करते हैं, हमारी बॉडी ट्विस्ट हो रखी है, पेट ट्विस्ट हो रखा है, और कपालभाति इसमें करते हैं तो एक्स्ट्रा हमारी ऊर्जा लगती है। इससे भी हमें फायदा मिलता है। रिलैक्स। 2 आसन बताए, एक मंडूक आसन और एक अर्ध मस्तेंद्र आसन। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं बैठ के एक आसन गोमुख आसन। इसमें भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन गोमुख आसन को हम न करते हुए हम करेंगे हल आसन। हल आसन जिनसे हो पाए वो संभव है, अन्यथा वो सर्वांग आसन करें। सर्वांग आसन में एक विपरीत करनी मुद्रा होती है, उस आसन में करें। जैसे कि मैं आपको एक बार सर्वांग आसन करता हूं। लेट जाएं सभी, कमर के बल लेटें, 2 बार लंबी गहरी श्वास लें। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। लंबी गहरी श्वास लें। उसके बाद दोनों पैर फोल्ड करें और दोनों हाथ अपने कमर पे लगाएंगे और धीरे से ऐसे उठाएंगे सर्वांग आसन में। जितना जिससे संभव हो पहले सर्वांग आसन करने। अगर सर्वांग आसन पूर्णतः होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो विपरीत करनी। धीरे धीरे उसको पैरों को पीछे की ओर और धीरे धीरे दोनों पैर पीछे की ओर लेके जाएंगे। हल आसन दिखाई दे रहा है? हल आसन, इसमें भी देखो प्रेशर पड़ता है पेट पर, पूरा पेट एडमिनल सिस्टम है उस पर पूरा प्रभाव पड़ता है। तो हमारे डायबिटीज के लिए भी यह महत्वपूर्ण आसन है। धीरे से दोनों पैर ऊपर करें और सर्वांगासन में आते हुए धीरे धीरे पहले कमर को लगाएं, दोनों हाथ, फिर धीरे से दोनों पैर सीधे करें। दिखाई दे रहा है क्या सर्वांगासन? जी दिखाई दे रहा है। जी दिखाई दे रहा है, आवाज भी आपकी आ रही है बिल्कुल स्पष्ट। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसका पोस्ट थोड़ा चेंज करूं इधर से तो आपको थोड़ा और ध्यान में आएगा, है ना? ऐसे करेंगे, दोनों पैर उठाएंगे और पीछे की ओर, लेकिन मैं नहीं दूंगा फिर आपको, है ना?
इसमें आप 5 सेकंड से लेकर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना संभव हो उतना रह सकते हैं। अगर किसी से नहीं किया जा सकता है, वो इतना ही पैर उठा के रख सकता है जमीन से। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो वो इतना रख सकता है। लेकिन करें इस अभ्यास को, जो कर पाए वो ही करें, अन्यथा नहीं। जबरदस्ती किसी कोई आसन में नहीं है। आराम से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे बॉडी अपने आप सहती जाएगी। जब जैसी जैसी जिस पोज में आप आना चाहेंगे, जैसे भी आना चाहेंगे, अगर आप अपने शरीर को ढालना चाहेंगे तो धीरे धीरे उसका अभ्यास हमें करना चाहिए। धीरे धीरे दोनों हाथ पैर ऊपर करते हुए धीरे से कमर नीचे रखे और रिलैक्स। ये आसन था हमारा हल आसन। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे, उसके बाद करेंगे पवन मुक्तासन। एक पैर से भी कर सकते हैं, दोनों पैर से कर सकते हैं। दोनों घुटनों को चेस्ट से लगाएंगे और गर्दन को नाक के पास, घुटनों के पास लेकर आएंगे और दोनों हाथ से लॉक लगाकर होल्ड रखेंगे। इसको पवन मुक्तासन बोलते हैं। पवन, हमारे पेट से पवन होती है, जो हवा होती है वो मुक्त हो जाती है। इसलिए ये जो आसन है, लगभग इनके सभी की सावधानियां सेम है एकदम, और इनके जो लाभ है वो सभी की एकदम समान है। कोई छोटा मोटा अंतर होगा, अन्यथा कोई अंतर नहीं है। इससे भी यही रहता है। इसमें जिसे इंटीग्रेटेड योगा, उसमें भी हम ये कर सकते हैं। इसमें कपालभाति का भी उपयोग कर सकते हैं। रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास एक बार। अगर हम श्वास के साथ सभी आसन करते हैं तो हमें बहुत जल्दी लाभ मिलता है। हम जैसे मैं होम घर पे लोगों के क्लास लेता हूं तो मैं आसन करवाता हूं 2, पूरे 40 मिनट में 2 आसन करवाता हूं, प्राणायाम ज्यादा करवाता हूं और होल्डिंग के साथ करवाता हूं जो भी। अब इसमें एक बार करेंगे कपालभाति 10 स्टॉप। रिलैक्स। अब लेट जाएंगे सीधा। अब हमें मधुमेह रोग पर नाभि चक्र, जो नाभि चक्र है उस पर हम ध्यान करेंगे। तो सभी लेट जाएं। रिलैक्स हो जाएं एकदम। दोनों पैरों के बीच में थोड़ी दूरी कर लें। दोनों हाथ आसमान की ओर, आंखें बंद रहेगी। लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। धीरे धीरे अपने शरीर को और श्वास की गति को एकदम रिलैक्स करें। सहजता के साथ ममता का भाव लेते हुए शरीर के सभी पार्ट्स को एकदम रिलैक्स करें। धीरे धीरे हम रिलैक्स होते जा रहे हैं। हमारा शरीर एकदम शांत हो रहा है। अंगूठे से लेकर
हमारे शिखा तक पूरा शरीर शांत हो रहा है। अब अपना पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर लेकर आए और महसूस करें कि वहां से हमारा श्वास बाहर आ रहा है और अंदर प्रवेश हो रहा है। जब बाहर आ रहा है तो ये महसूस करें कि हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थ, विचार अवशिष्ट और अशुद्ध विचार हमारे शरीर से बाहर की ओर आ रहे हैं। जब हम श्वास ले रहे हैं, एक ऊर्जा, रोशनी जो सूर्य के समान एक ऊर्जा है, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, जिससे हमारे अंतःकरण इंद्रियां, बाह्य इंद्रियां एक ऊर्जावान बन रही है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर लेकर आएंगे। जो ये मूलाधार चक्र है, ये हमारे एकदम रेक्टम के पास की जो जगह होती है, वहां होता है। वहां एक ऊर्जा विद्यमान होती है। उस ऊर्जा को हमें संजोए और बचा के रखना होता है। मूलाधार चक्र पर ध्यान करें कि एक अग्नि रूप ऊर्जा ज्योति के रूप में एक प्रकाश मूलाधार से धीरे धीरे स्पाइन के साथ, श्वास के साथ ऊर्जा, वो दीपक की लो, दीपक का जो प्रकाश है, वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता हुआ नाभि के पास मणिपुर चक्र पर आता है। अब पूरा ध्यान नाभि पर रहे। महसूस करें श्वास की स्थिति को, कि श्वास कैसे आ रहा है, कैसे बाहर जा रहा है। अब अपना पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर लेकर आए और वहां ध्यान करें। मणि एक हीरा, हीरे के समान यह चक्र है। हीरा कितना कीमती होता है ये तो हमें मालूम ही होगा। और मणि कैसे सुशोभित करता है हमारे ताज को। अगर हम हाथ में पहन ले तो हमारा हाथ अति सुंदर, अगर हम माथे पे लगा लें तो हमारा माथा बहुत सुशोभित कर सकता है। तो उसी मणि के माध्यम से हम नाभि चक्र पर पूरा ध्यान करेंगे कि यह चक्र जब एक मणि होता है, उसके चारों ओर एक ऊर्जा और एक चक्र दिखाई देता है, रोशनी दिखाई देती है, जगमगाते हुए रोशनी। जब मणि कहीं अंधेरे में रख दिया जाता है तो वो कैसे एक उजाला हो जाता है, वह अंधकार से उजाला उत्पन्न हो जाता है। वो हमें दिखाई दे जाता है कि इस जगह पे वो मणि सुशोभित है और उसका इतना प्रकाश है कि वो आसपास के जितना भी अंधकार होता है उसको वो दूर कर देता है। वैसे ही मणिपुर चक्र पर ध्यान करने से हमारे जो मधुमेह रोग है उसको हम दूर कर सकते हैं।
तो पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर, एक मणि के समान उस मणि की ऊर्जा को देखते हुए उस पर 1 मिनट उसे देखें कि वो कैसे ऊर्जा और ज्योतिर्मय हो रहा है। लंबी गहरी सांस लें। हम दिन प्रतिदिन मणिपुर चक्र का अभ्यास करेंगे तो मधुमेह लोग के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। अभी आंखें बंद ही रखेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे और धीरे से अपना ध्यान श्वासों पर लेते हुए आज्ञा चक्र पे लाते हुए धीरे से बायां पैर फोल्ड कर बाईं ओर करवट लेकर धीरे से अपने स्थान पर बैठेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। लंबी गहरी श्वास लें एक बार, आंखें जब तक मैं ना बोलूं तब तक आंखें बंद ही रखेंगे। अब धीरे धीरे कपालभाति का अभ्यास करेंगे। 1 सेकंड में एक बार ही श्वास बाहर छोड़ना है। 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास करेंगे। अपना पूरा ध्यान नाभि चक्र पर ही हो, मणिपुर चक्र पर ही रहे कि हम जैसे कपालभाति करते हैं तो हमारा मणिपुर चक्र जागृत होता है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप कपालभाति 1-1 घंटे करें, 20 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटे, घंटे तक करें। वो इसीलिए कहते हैं कि हमारा मणिपुर चक्र जागृत होगा तो हम हमारे पेट की सभी बीमारियों से ग्रसित थे उनसे हमारा छुटकारा मिलेगा, और जब छुटकारा होगा तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। इसीलिए इस अभ्यास से, इस शोधन क्रिया से मणिपुर चक्र जागृत होता है। ये पेट से ही होता है, नाभि के जो क्षेत्र होता है उसी से ही हमें श्वास बाहर की ओर फेंकनी होती है। आजकल समाज में बहुत प्रकार के जो योगी और साधु हैं, क्या करते हैं, कंधों का उपयोग करते हैं कि आप कपालभाति करते हैं तो श्वास कंधों के साथ ऊपर नीचे, कंधे ऊपर नीचे। कपाल शोधन और कपालभाति में कभी ऐसा नहीं होता है। सिर्फ पेट जो होता है उसे ही श्वास बाहर छोड़ा जाता है। हमारा पूरा शरीर एकदम स्थिर रहता है, सिर्फ पेट से ही जो श्वास होती है उसे प्रेशर के साथ बाहर छोड़ते हैं। कपालभाति एक ऐसी क्रिया है
कि जैसे हम भोजन अधिक करते हैं और भूख ज्यादा लगती है, हमारा पेट ज्यादा बढ़ा हुआ है, पेट का वो भी इससे कम होता है। अगर किसी की भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कपालभाति करने से वो कम हो जाती है। अगर किसी को भूख नहीं लगती है, उस कपालभाति से ये भूख ज्यादा लगने लग जाती है। ये कपालभाति दोनों साइड ही काम करता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह रहती है, जिनको उच्च रक्तचाप, जिसको बीपी बोलते हैं, वो बीपी अगर हाई रहती है तो उसको कपालभाति एकदम धीरे करना है, और कपालभाति करने के बाद उसको शीतली या शीतकारी प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो 1 मिनट अभी हम कपालभाति और करेंगे। आंखें बंद ही रखें। अनुलोम विलोम करेंगे। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं। श्वास की आवाज बिल्कुल भी न हो, लंबी गहरी श्वास इसमें भरनी होती है, लंबी गहरी श्वास इसमें छोड़नी होती है। इस प्राणायाम के माध्यम से भी एक चक्र जागृत होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी आसन, प्राणायाम, मुद्राएं करते हैं, उनसे हमारे जो ये चक्र हैं वो सब जागृत होते हैं। तो किसी न किसी चक्र पर कोई न कोई आसन, कोई न कोई प्राणायाम प्रभाव जरूर डालता है। जैसे कि हम अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो उससे एक चक्र पर प्रभाव डलता है, जिसका नाम आज्ञा चक्र है। अब हम पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर, जहां तिलक निकालते हैं, जहां एक ग्रंथि होती है मटर के दाने के समान, उस ग्रंथि पर, उस ग्लैंड पर अपना पूरा ध्यान लेकर जाएं और कप श्वास के साथ अनुलोम विलोम करें। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर ही रहे, जहां महिलाएं बिंदी का उपयोग करती है। वो क्यों किया जाता है? इसी के लिए किया जाता है कि जो ये हमारी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, इस ग्लैंड पर पूरा दबाव रहे, तो हमारा विवेक, हमारे आज्ञा चक्र काम करता है। हिंदू धर्म में इसीलिए तो तिलक निकाला जाता है, इसीलिए तो महिलाओं में जो 16 श्रृंगार होते हैं, उस श्रृंगार में ये बिंदी लगाने का जो रिवाज है वो इसीलिए होता है। वो सुंदर दिखने के लिए नहीं होता, तिलक सुंदरता दिखाने के लिए नहीं होता, बस उस ग्रंथि पे हमारा प्रभाव पड़े, इसलिए ये तिलक का उपयोग किया जाता है। हमारी ऋषि मुनियों की जो परंपरा, हमारी जो ये संस्कृति है, किसी न किसी रूप में है ये। हमारे शरीर को तो सुशोभित करती है, लेकिन हमारे जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है उनको, और बाह्यस्रावी जो ग्रंथियां होती है उनको किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है।
इसलिए ये जो हमारी संस्कृति है इसको तो हमें बचा के ही रखना पड़ेगा, अन्यथा आज आप देख ही रहे हैं क्या हाल हो रहा है। कोई धर्म के नाम पे लड़ रहा है, कोई जात के नाम पे लड़ रहा है, कोई पैसे के नाम पे लड़ रहा है, कोई जमीन के लिए लड़ रहा है, लेकिन कोई शरीर के लिए कोई नहीं लड़ रहा। जब हमारे समाज में, हमारे परिवार में कोई व्यक्ति शरीर के लिए एक संगठित होकर योग अभ्यास करने लग जाएगा, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने की एक संकल्प ठान लेगा, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारा परिवार स्वस्थ हो जाएगा, रोगों से मुक्त हो जाएगा, तो पूरा भारत स्वस्थ हो जाएगा। विश्व गुरु कहने लायक हो जाएगा। अभी विश्व गुरु है, पहले विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया बोला जाता था, लेकिन अभी इस पाश्चात्य संस्कृति ने हमें बहुत ही बिगाड़ दिया है। ये जो हमारे जहन में एक ऐसे, जैसे हमारे शरीर में श्वास और प्राण ऊर्जा नहीं हो तो ये शरीर पूरा नाशवान है, वैसे ही अभी पूरी पाश्चात्य संस्कृति हमारे रग रग में, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे स्वास्थ्य, समाज में और पूरे राष्ट्र में इसको फैलाया जा रहा है, जिससे कि हमारी संस्कृति जो आदि काल से चली आ रही है, आदि शिव से चली आ रही है, हमारे जो पुराने संस्कृत के चाहे योग के अगर माने जाएं तो आदि योगी शिव है, तब से ये जो संस्कृति चली आ रही है उसको अभी हम नष्ट कर रहे हैं। अगर उसको सुशोभित और उसको विद्यमान रखना है तो एक ही माध्यम है, योग। योग शब्द छोटा बहुत है, लेकिन इसके अंदर जो तथ्य छिपे हैं उनका वर्णन करना अतुल्य है। आप वर्णन नहीं कर सकते कि योग क्या है। हमें स्वामी जी महाराज योग के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। अगर हम उनके दिए हुए कुछ ही शब्दों पर, कुछ ही दिए हुए मार्ग पर हम अगर विचार विमर्श कर अगर हम समाज को नहीं स्वस्थ कर सकते तो कोई बात नहीं, राष्ट्र को स्वस्थ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन इस 24 घंटों में हम हमारे शरीर को तो स्वस्थ रख सकते हैं। ये नहीं कहते कि आप 2 घंटे योग अभ्यास दिन प्रतिदिन करें, समय के अनुसार करें, लेकिन आप प्रतिदिन योग अभ्यास जरूर करें। 5 मिनट से लेकर अगर आप 15-20 मिनट भी योग अभ्यास करते हैं नित्य प्रतिदिन, तो आप वास्तव में एक योगी कहने लायक हैं और स्वस्थ व्यक्ति हैं। आंखें बंद रखेंगे, लंबी गहरी श्वास लें, रिलैक्स हों। मैं एक छोटी सी क्रिया करवा रहा हूं आपको, जिसको थोड़ा नाद योग का भी बताया गया है। ये प्राणायाम में होता है, हमारी शुद्धि क्रिया में आता है और हमें हमारे शरीर को रिलैक्स करता है। क्या करना है, लंबी गहरी श्वास भरनी है और 10 बार ओम बोलना है, ऐसे ओम 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 ओम। फिर तेज बोलना है थोड़ा, ओम 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 ओम। फिर और तेज, ओम 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 ओम। फिर थोड़ा और तेज, ओम 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 ओम
हैं ओम 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 ओम। फिर और तेज ओम 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 ओम। फिर और तेज ओम 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 ओम। फिर श्वास भरें। फिर ओम 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 ओम। एक बार और श्वास भरें। ओम 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 ओम। फिर लंबी गहरी श्वास भरें और मन ही मन में ओम ओम बोलना है। एक बार श्वास भरते हुए फिर ओम का उच्चारण मन ही मन में करेंगे, यही ओम ओम वाला। अब लंबी गहरी श्वास लें। अब सोहम का थोड़ी देर हम अभ्यास करते हैं। सभी आंखें बंद ही रखें। अपना स्पाइनल कॉर्ड एकदम, कमर रीढ़ की हड्डी सीधी रहे ज्ञान मुद्रा में, और सहजता से आंखें बंद करें पूरा। आंखें बंद ही रखें, लंबी गहरी श्वास रखें। हम सोहम की साधना करेंगे कि अपना ध्यान करें इस पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स करें। ये हमारा शरीर एक जीव है जो हम इस ईश्वर से बोध कराता है। वास्तव में ये जो मनुष्य रूपी शरीर है, ये श्वास लेने और छोड़ने मात्र ही नहीं है। ये एक साधना के लिए है और एकाग्रता होने के लिए है। नहीं है। जैसे सोहम का अर्थ होता है सोहम। सो, जैसे अगर आप ध्वनि सुनाई देंगे, आंख बंद करके श्वास लेंगे, जैसे श्वास छोड़ते हैं लेते हैं, जैसे श्वास लेते हुए आप ध्यान करें, एक ध्वनि निकलती है सो की। आप थोड़ा अगर ध्यान करेंगे तो आपको एक ध्वनि प्रतीत होगी। जैसे श्वास लें सो, और जब श्वास छोड़ते हैं हम तो एक ध्वनि निकलती है हम। 3 बार करके देखें, आपको पता चलेगा कि कैसे है। उसके बाद जब हम श्वास लेंगे तो एक भावना करें कि हमारी प्राण शक्ति है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, और श्वास छोड़ते हुए हम ध्वनि का उच्चारण करते हुए और भावना करनी है कि जो ये क्लाप और जो हमारे अंदर द्वेष भाव, अहंकार भाव है, वो हमारे शरीर से बाहर आ रहे हैं। भावना करिए जो मैं हूं, वो भावना करते हुए हमारे अंदर एक विद्वान ईश्वर रूपी, नासवान रूपी एक परम ब्रह्मा विद्वान है। और सोहम की ध्वनि सुनते रहें, सो और हम की। धीरे धीरे जब एकाग्रता बढ़ती जाएगी, हमारी जो श्वास
लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ी देर के बाद महसूस होगा कि जो ये हूं वो मैं ही हूं, और भाव करें कि ये हमारा शरीर है, ये हमारे सोहम ध्वनि के साथ बलवान होता जा रहा है। हमारा पूरा शरीर सजगता के साथ, इस तन्मयता के साथ हम थोड़ी देर इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और हम इस भारी वातावरण के साथ सजग हो रहे हैं। मन हमारा साधना में प्रफुल्लित होता जा रहा है। ये एक छोटा सा सोहम जो ध्यान की विधि है, अगर हम इसका भी नित्य प्रतिदिन अभ्यास करें तो ये मधुमेह के लिए एकदम महत्वपूर्ण अभ्यास है। मैंने एक क्लास में तो ऐसा कि सोहम विधि ही करवाई तो वो व्यक्ति प्रफुल्लित रहा, उसमें ऊर्जा रही और उसका मेंटेन रहा। ये धीरे धीरे श्वासों पर रहता है, धीरे धीरे इस चक्रों से लेते हुए मणिपुर चक्र तक हम लेके जाते हैं। पूरा ध्यान, सोम का ध्यान, सो और हम, ये श्वासों का पूरा मार्ग है जो हम मणिपुर चक्र पर स्थिर कर लेते हैं। इससे भी बहुत महत्वपूर्ण लाभ है। तो धीरे धीरे दोनों हाथ की हथेलियों को हिलाएंगे और हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए आंखों पे रखेंगे और फिर एकदम रिलैक्स होंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। अब हम उसके बाद हम शव आसन की जगह थोड़ा सा आज मणिपुर चक्र का ध्यान कर लिया था और ध्यान जो रिलैक्स के लिए था उसको सोहम में हमने परिवर्तन कर दिया। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए ओम के नाद मन ही मन एक बार पुनः रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी श्वास। आज जो जो हमने अभ्यास किया उस पे सहजता से एक बार संकल्प के साथ उन्हें दोहराएं और संकल्प करें कि हम नित्य प्रतिदिन, हम रोजाना अपने दिनचर्या में जैसे हमारे शरीर को भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, रोशनी की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे योग और प्राणायाम का बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है। तो इसे हमारी दिनचर्या में शामिल जरूर करें। संकल्प के साथ हमारे इस संस्कृति को और योग विद्या को हमें बचाए रखना है और परिवार से लेकर समाज में हमें और पूरे राष्ट्र में योग का महत्व बताते हुए, योग की साधना करते हुए समाज को स्वस्थ करने का प्रयत्न करना है। अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ में सभी को आता ही होगा मंत्र, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हम सुखी रहें,
सब निरोगी रहें, रोग मुक्त रहें, सब निरामया हो, सब आनंदमय हो, सबका मंगल हो, किसी के प्रति द्वेष भाव न हो। यह भावना लेते हुए हम हमेशा खुशी रहें, सुखी रहें और सभी के प्रति हम सुखी की भावना लेते हुए सभी की शुभ और मंगलमय कामना करें। तो दोनों हाथ की हथेली आपस में जोर से रख लें, धीरे से अपने चेहरे पे लगाएं और अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने गुरुजनों का प्रणाम करें और इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आगे झुककर धरती माता को प्रणाम करें और एक बार पुनः दोनों हाथ की हथेली आपस में रख लें, धीरे से चेहरे पे लगाएं और अपनी हथेलियों को दूर करते हुए सहजता और कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलें। सभी को नमस्कार। ओम। जी बहन जी। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय योगाचार्य जी। बहुत सुंदर, आज तो खो गए थे, मालूम ही था। सब बिल्कुल हरिद्वार पतंजलि लोकपीठ में परम पूज्य स्वामी जी के समक्ष बैठे आज योग कर रहे थे, हम ध्यान कर रहे थे, पता ही नहीं था कि हम कहाँ बैठे। बहुत सुंदर योग कराया। अभी कभी मैं बहन कल्पना जी से कहता हूँ कि कभी एक दिन योग का सेशन, ध्यान का सेशन हो तो बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें पूरा हम 1 घंटे पूरा ध्यान पर ही फोकस रखेंगे। जैसे हमारे जो 7 चक्र हैं, उन चक्रों पर हम ध्यान करें। कैसे हम, अगर हम आसन प्राणायाम नहीं कर सकते तो एक हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं ध्यान के माध्यम से, जैसे मेडिटेशन बोलते हैं, उसके माध्यम से अगर एक कभी समय मिलेगा तो हम उस पर भी विचार विमर्श करके और एक उसका सेशन भी लेंगे तो अपने को लाभ होगा, लेकिन पूरा सेशन उसमें ध्यान का ही रहे। तो अब आपकी जिम्मेवारी है कि आपको कब समय है। योगाहार परिवार की ओर से तो आप आमंत्रित हैं कि आप ध्यान कराएं आगे, और आसन व्यायाम जो भी कराना चाहते हैं, खुला मंच है, आप कभी भी। लेकिन आपको पहले बताना होगा 2 दिन पहले कि आप फलाने तारीख को हम कराएंगे, ताकि हम उस दिन कोई कल्पना जी को बता दें तो ये कंफर्म हो जाएगा। और आप पूरा जो जो भी आप कराना चाहते हैं आप कराएं। हैंड रेज किया है अशोक जी ने? जी इसमें थोड़ा खाने का बता दीजिए आप, ये शुगर का जो आपने करवाया, इसमें थोड़ा खाने पीने की बता दीजिए आप। खाने पीने का रहता है। देखो अभी मैं अगर दिनचर्या का खाने पीने का मैं बताऊं आपको, तो डायबिटीज के लिए जैसे मीठा तो बंद ही है ना। तो इसमें क्या रहता है, पहले लिक्विड सुबह के समय आप जो भोजन होता है वो लिक्विड के रूप में लें। जैसे नारियल पानी हो गया, जैसे जूस हो गया, जैसे जो मेथी का जो पानी होता है, मेथी दाना होता है, उसको भिगो दिया, भिगोने के बाद जो पानी होता है उसको पी लिया। अगर वो नित्य प्रतिदिन उसका अभ्यास करते हैं, नित्य प्रतिदिन अगर हम लेते हैं तो वो भी होता है। जैसे सलाद होते हैं वो भी आपको महत्वपूर्ण रहते हैं। ये भी एक दिनचर्या का हिस्सा है कि खाने में ये ले। मीठा तो लेना ही नहीं है, क्योंकि जिसको हो गया है वो तो मीठा लेगा तो उसके फिर गोलियां लेगा। अगर आप अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे कंट्रोल होता है। उस हिसाब से आजकल तो स्वामी जी महाराज ने और सब बाजार में भी बोला शुगर फ्री चीजें आने लग गई है, जिसमें शुगर की मात्रा नहीं होती है, तो वो भी आप ले सकते हैं। भोजन एकदम दिन में एक बार, अगर कोई कार्य हार्ड वर्क कर रहा है तो उसको भोजन 2 बार पर्याप्त है, अन्यथा एक बार भोजन ले तो बहुत सफिशिएंट रहेगा। ज्यादा लिक्विड पर ही अगर फोकस रहता है तो बहुत अच्छी बात रहती है। आवाज आ रही है? जी जी।